तो आप लोगों का स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण योगासन कौन-कौन से हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि योग का इतिहास क्या है, ठीक है? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि योग और ये जो योगासन है, ये हमारे भारत वर्ष की ही देन है। तो ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है, तभी से योग किया जा रहा है। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। पहले धर्मों या आस्था के जन्म लेने से काफी पहले हुई थी। योग विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी तथा पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में माना जाता है। कई हजार वर्ष पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के तटों पर आदि योगी ने अपने प्रबुद्ध ज्ञान को अपने प्रसिद्ध सप्त ऋषि को प्रदान किया था। सप्त ऋषियों ने योग के इस ताकतवर विज्ञान को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में पहुंचाया। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक विद्वानों ने पूरी दुनिया में प्राचीन संस्कृतियों के बीच पाए गए घनिष्ठ समानांतर को नोट किया। तथापि भारत में ही योग ने अपनी सबसे पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त की। और यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि अगस्त नामक सप्तऋषि जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और इन्होंने ही यौगिक तरीके से यहाँ जीवन जीने के इर्द गिर्द इस संस्कृति को गढ़ा है। तो योग को प्रचार प्रसार करने या भारत में फैलाने का जो योगदान है वो अगस्त ऋषि का है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा इतिहास इसके बारे में हमको जानना चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि योगासन के लाभ क्या है। ये सामान्य लाभ है। अलग अलग योगासन जो होते हैं उसके अलग अलग लाभ होते हैं, लेकिन सामान्य इसके लाभों के बारे में अगर बात की जाए तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम योगासन के लाभ के रूप में देख सकते हैं। योगासनों से भीतरी ग्रंथियां अपना काम अच्छी तरीके से कर सकती है और युवावस्था बनाए रखने में सहायक होती है। योगासनों द्वारा पेट की भली भांति सुचारू रूप से सफाई होती है और पाचन अंग पुष्ट होते हैं। पाचन संस्थान में गड़बड़ियां उत्पन्न नहीं होती अगर हम निरंतर योगासन कर रहे हैं। तो योगासन मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं और व्यय हुई नाड़ी शक्ति की पूर्ति भी ये करते हैं। योगासन पेशियों को शक्ति प्रदान करते हैं। इससे मोटापा घटता है और दुर्बल पतला व्यक्ति तंदुरुस्त होता है। ठीक है? योगासन स्त्रियों की शरीर रचना के लिए विशेष अनुकूल है। इसमें सुंदरता, सम्यक विकास, सौंदर्य आदि के गुण भी उत्पन्न होते हैं अगर वो निरंतर योगासन कर रही है तो। योगासनों से बुद्धि की वृद्धि होती है और धारणा शक्ति को नई स्फूर्ति एवं ताजगी भी मिलती है। योगासन स्त्रियों और पुरुषों को संयमी एवं आहार विहार में मध्यम मार्ग का अनुकरण करने वाला बनाते हैं तथा मन और शरीर को स्थायी तथा संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। योगासन श्वास क्रिया का नियमन करते हैं, हृदय और फेफड़े को बल देते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं और मन में स्थिरता पैदा कर संकल्प शक्ति को बढ़ाते हैं। योगासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वरदान स्वरूप है क्योंकि इनमें शरीर के समस्त भागों पर प्रभाव पड़ता है और वह अपने कार्य सुचारू रूप से करते हैं। आसन रोग विकारों को नष्ट करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं, शरीर को निरोग, स्वस्थ एवं बलिष्ठ बनाए रखते हैं। आसनों से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। आसनों का निरंतर अभ्यास करने वाले को चश्मे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। योगासन से शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, शरीर पुष्ट, स्वस्थ एवं सुदृढ़। तो ये सामान्य रूप से योगासन के लाभ हैं। इसके बारे में आप लोग पहले से ही परिचित होंगे, लेकिन ये लाभ हमको तभी मिलेगा जब निरंतर हम योग करेंगे। इसको अपने जीवन जीने की जो शैली है, जो दैनिक हमारी दिनचर्या है, उसमें अगर हम शामिल कर लें तब ये सारे लाभ हमको मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम 2 दिन किए, 4 दिन, 5 दिन किए फिर छोड़ दिए। तो ये लाभ की उम्मीद फिर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें योग आसन 2 चीजों से मिलकर बना है, योग और आसन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि योग क्या है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना, पूरी तरह तरीके से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने संपूर्ण योग के रहस्य को अपने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये योग है, जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना ही योग है।
और 8 प्रकार के जो योग होते हैं महत्वपूर्ण, उसको अष्टांग योग कहा जाता है। तो अष्टांग योग क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं। इसे अष्टांग योग कहा जाता है। 8 प्रकार के साधन या 8 प्रकार के योग साधना अपन कर सकते हैं, वो अष्टांग योग। ये निम्न प्रकार से है, ये इसके नाम हम जान लें वही बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा में हम लोग नहीं जाते हैं। तो अष्टांग योग कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 आपके अष्टांग योग। अब जानते हैं कि ये आसन क्या है, आसन से क्या तात्पर्य है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आसन से तात्पर्य शरीर की वह स्थिति है जिसमें आप अपने शरीर और मन को शांत, स्थिर और सुख से रख सके। मतलब हमारे शरीर की ऐसी स्थिति जिस स्थिति में हमको बहुत ही सुख मिलता हो और हमको शांति की अनुभूति होती है। इसको एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं? स्थिर सुख मासनमः। इसका अर्थ क्या हुआ? सुख पूर्वक बिना कष्ट के एक ही स्थिति में अधिक से अधिक समय तक बैठने की क्षमता को आसन कहते हैं। योग शास्त्रों के परंपरा अनुसार 84 लाख आसन बताए गए हैं और ये सभी जीव जंतुओं के नाम पर आधारित है। 84 लाख। परंतु इन आसनों के बारे में कोई नहीं जानता, इसीलिए 84 आसनों को ही प्रमुख माना गया है। 84 लाख आसन बताए गए हैं, लेकिन इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से 84 जो आसन है वही प्रमुख माना गया है। वर्तमान में 32 आसन ही प्रसिद्ध है जो हम लोग योगासन के रूप में करते हैं। आसनों को अभ्यास शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, लाभ एवं उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है। तो आसनों को 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। एक हो गया आपका गतिशील आसन और दूसरा स्थिर आसन। तो गतिशील आसन का मतलब क्या हुआ? वे आसन जिनमें शरीर शक्ति के साथ गतिशील रहता है। और स्थिर आसन का मतलब ये हुआ कि वे आसन जिनमें अभ्यास को शरीर में बहुत ही कम या बिना गति के किया जाता है। इसमें हमारा फिजिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, वो गतिशील हो गया। और जिसमें बहुत कम मूवमेंट हम कर रहे हैं वो स्थिर आसन है। ठीक है ना? ये कुछ आसन है। इन आसनों को आप लोगों को अपने जो डेली रूटीन है उसमें शामिल करना है, तो आपको ये सारे लाभ मिलेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं। पहला है स्वस्तिकासन। तो स्वस्तिकासन, यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, इस प्रकार से आपको बैठना है। तो इसकी विधि क्या है? बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाहिने जंघा और पिंडली के बीच इस प्रकार स्थापित करें कि बाएं पैर का तल छिप जाए। ठीक है ना? यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका बायां पैर है, तो ये नीचे रहेगा। ये वाला पैर जो दाहिना पैर है वो ऊपर रहेगा। ठीक है ना? जांघ और पिंडली के मध्य स्थापित करने से स्वस्तिकासन बन जाता है। ध्यान मुद्रा में बैठें तथा रीढ़ सीधी कर श्वास खींचकर यथाशक्ति रोकें। इस प्रकार से बैठने के बाद फिर श्वास को खींच के उसको जितना समय तक हम रोक सकते हैं उसको रोकना है। इसी प्रक्रिया को पैर बदल कर भी करें। अब ये वाला पैर ऊपर है तो ये वाला पैर नीचे हो जाएगा, ये वाला पैर ऊपर हो जाएगा। और इसी मुद्रा में फिर से सांस खींचेंगे जब तक हम पाएंगे, उनको रोकना है फिर छोड़ना है। इसके लाभ क्या है इस प्रकार के आसन करने के? पैरों का दर्द, पसीना आना दूर होता है। पैरों का गर्म या ठंडापन दूर होता है। ध्यान हेतु ये बहुत बढ़िया आसन है। ठीक है ना? दूसरा है गोमुखासन। तो गोमुखासन किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं? यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, इस प्रकार की मुद्रा में आप लोगों को बैठना है। तो ये कैसे बैठ सकते हैं हम? दोनों पैर सामने फैलाकर बैठे हैं, बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। ये देखिए, तो बायां पैर है उसको मोड़कर यहाँ पे नितंब के पास आप रखे हैं। दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार रखिए, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। ठीक है ना? इस प्रकार से आपको रखना है। दाएं हाथ को ऊपर उठाकर, ये आपका जो दायां हाथ है उसको ऊपर उठाकर पीठ की ओर मोड़िए। पीठ की ओर पीछे तरफ मोड़ रहे हैं, ये देखिए। ठीक है ना? तथा बाएं हाथ को पीठ के पीछे नीचे से लाकर दाएं हाथ को पकड़िए। गर्दन और कमर सीधी रहनी चाहिए इस समय। ठीक है ना? एक ओर से लगभग 1 मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर से इसी प्रकार करें। अभी जैसे ये बायां पैर किए थे तो ये दायां पैर ऐसा हो जाएगा।
इस प्रकार से इसको दोहराना है। जिस ओर का पैर ऊपर रखा जाए उसी ओर का हाथ ऊपर रखें, ये देखिए, ठीक है ना। तो इसके लाभ क्या है? आंत वृद्धि में विशेष लाभप्रद है, धातु रोग, बहुमूत्र में स्त्री रोगों में लाभकारी होता है, पीत गुर्दे वक्ष स्थल को बल देता है, संधिवात गांठिया को दूर करता है। तो ये बहुत प्रकार के फायदे हैं इस प्रकार का अगर हम आसन करते हैं। इसके बाद है गोरक्षासन। गोरक्षासन या ये वाला पोज आप किस प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए चित्र में, ठीक है ना। तो इसकी विधि क्या है? दोनों पैरों की एड़ी तथा पंजे आपस में मिलाकर सामने रखिए। अब सीवनी नाड़ी, इसको क्या बोलते हैं? गुदा और उत्तरेंद्रिय के मध्य, ठीक है ना, को एड़ियों पर रखते हुए उस पर बैठ जाइए। दोनों घुटने भूमि पर टिके होने चाहिए। तो यहाँ पर चित्र में देखने से आपको समझ में आ जा रहा है, अगर कुछ शब्द इसमें क्लियर नहीं हो रहे हैं तो, ठीक है ना। तो दोनों पैर को इस प्रकार की मुद्रा में रखना है, हाथ को इस प्रकार से रखना है, हाथों को ज्ञान मुद्रा की स्थिति में घुटनों पर रखें। तो ये गोरक्षासन है। इस प्रकार से अगर हम बैठते हैं तो इस प्रकार से अगर हम पोज बनाते हैं तो इसके लाभ क्या होंगे? मांसपेशी में रक्त संचार ठीक रूप से होकर वे स्वस्थ होती है, इंद्रियों की चंचलता समाप्त कर मन में शांति प्रदान करता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? गोरक्षासन, ठीक है ना। इसके बाद है आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन का जो पोज है वो इस प्रकार से चित्र में यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। तो इसमें कैसे करना है हमको? दोनों पैर सामने फैलाकर बैठे, बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को नितंब के पास ले जाए। नितंब यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने के पास बाहर की ओर भूमि पर रखें। यहाँ पर इस वाले पैर को भूमि पर रख रहे हैं। दाएं हाथ को दाएं घुटने के समीप बाहर की ओर सीधा रखते हुए दाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे। आपका दाएं हाथ है, पकड़, ठीक है ना। बाएं हाथ को पीठ के पीछे से घुमाकर पीछे की ओर देखें। तो इस प्रकार से पोज बनाना है अर्ध मत्स्येंद्रासन के अंतर्गत, ठीक है ना। और इसी प्रकार दूसरी ओर से इस आसन को करें। जब एक बार ऐसा कर लें तो फिर दूसरी ओर से भी इसको करना है। तो ये आसन जो है किसके लिए लाभप्रद है? मधुमेह एवं कमर दर्द में लाभकारी होता है, ठीक है ना। और सभी प्रकार की जो नस नाड़ियां हैं, आपका रक्त संचार को सुचारू रूप से चलाता है, ठीक है ना। उदर विकारों को दूर कर आंखों को बल भी ये प्रदान करता है। तो ये इसके कुछ लाभ हैं। वैसे ही आपका है योग मुद्रासन। ये योग मुद्रासन विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। तो इस प्रकार की मुद्रा में बैठे, इस प्रकार के पोज में, इसमें क्या कर रहे हैं? बाएं पैर को उठाकर दाई जांघ पर इस प्रकार लगाएं कि बाएं पैर की एड़ी नाभि के नीचे आए। दाएं पैर को उठाकर इस तरह लगाइए कि बाएं पैर की एड़ी के साथ नाभि के नीचे मिल जाए, ठीक है। दोनों हाथ पीछे ले जाकर, जैसे यहाँ पे बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ें, सांस छोड़ते रहें, ठीक है। सामने की ओर झुकते हुए नाक को जमीन से लगाने का प्रयास करें। नाक को जमीन से टच करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। हाथ बदल कर ये क्रिया पुनः दोहराएंगे इसको, ठीक है ना। तो इससे क्या लाभ होते हैं? चेहरा सुंदर, स्वभाव विनम्र, मन एकाग्र होता है। वैसे ही आपका सर्वांग आसन है, ठीक है ना। तो इसको किस प्रकार से करते हैं आप देख लीजिए। सर्वांग आसन शायद आप लोग करते भी होंगे, ऐसा उल्टा खड़ा हो जाना, ठीक है ना। 90 डिग्री एंगल पे अपने शरीर को रखकर बाहों और कोहनियों की सहायता से शरीर के निचले भाग को इतना ऊपर ले जाएं कि वह कंधों पर सीधा खड़ा हो जाए। कंधा है, इस पे आप सीधा खड़ा हो जाए। पीठ को हाथों का सहारा दें, हाथों के सहारे से पीठ को दबाएं। कंठ से ठुड्डी लगाकर यथाशक्ति करें, या फिर कंठ से ठुड्डी लगाकर यथाशक्ति जब तक आप कर सकते हैं तब तक इसको आप करें। फिर धीरे धीरे पूर्व अवस्था में पहले पीठ को जमीन से टिकाएं, फिर पैरों को धीरे धीरे सीधा करें, ठीक है। तो इसके लाभ क्या है? थायराइड को सक्रिय एवं स्वस्थ बनाता है। मोटापा, दुर्बलता, कद वृद्धि की कमी एवं थकान आदि विकार इस प्रकार के आसन करने से दूर होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्राणायाम, ठीक है ना। तो प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राण का अर्थ ऊर्जा अथवा जीवनी शक्ति है, तथा आयाम का अर्थ है ऊर्जा को नियंत्रित करना। इस अर्थ में प्राणायाम का तात्पर्य एक ऐसी क्रिया से है जिसके द्वारा प्राण का प्रसार विस्तार किया जाता है तथा उसे नियंत्रण में भी रखा जाता है। तो ये प्राणायाम
का अर्थ है और 3 प्रकार के प्रमुख प्राणायामों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इसमें पहला प्राणायाम है अनुलोम-विलोम प्राणायाम। ये शायद आप लोग करते होंगे, बहुत ही कॉमन, ठीक है ना? तो ध्यान आसन में बैठते हैं, इसमें बाईं नासिका से श्वास धीरे-धीरे आपको क्या करना है? भीतर खींचना है। ठीक है? श्वास यथाशक्ति रोकने के पश्चात दाएँ स्वर से श्वास छोड़ दें। उसके बाद क्या करना है? पुनः दाईं नासिका से श्वास खींचे, मतलब एक बार बाएँ से फिर दाएँ से, फिर बाएँ से, फिर दाएँ से। इस प्रकार से ये प्रक्रिया आपको बार-बार दोहराता जाना है। ठीक है ना? यथाशक्ति श्वास रुकने के बाद स्वर से श्वास धीरे-धीरे निकाल दें। जिस स्वर से श्वास छोड़ें, उसी स्वर से पुनः श्वास लें और यथाशक्ति भीतर रोक कर रखें। क्रिया सावधानीपूर्वक करें, जल्दबाजी न करें। तो धीरे-धीरे ये क्रिया आपको करना है, जितने बार आप कर सकते हैं। तो इसका लाभ क्या है? शरीर की संपूर्ण नस नाड़ियाँ शुद्ध होती है इससे, शरीर तेजस्वी एवं फुर्तीला बनता है, भूख बढ़ती है, रक्त शुद्ध होता है, ठीक है ना? लेकिन इसमें कुछ विशेष सावधानी देने की भी आवश्यकता है, रखने की आवश्यकता है। नाक पर उँगलियों को रखते समय उसे इतना न दबाएँ कि नाक की स्थिति टेढ़ी हो जाए। मतलब हल्के से इसको रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें नहीं डालना है। श्वास की गति सहज ही रखें, श्वास धीरे-धीरे आपको खींचना है, ठीक है ना? और कुंभक को अधिक समय तक न, कुंभक मतलब कि सांस जो रोक रहे हैं अपन, ठीक है ना? उसको बहुत ज़्यादा अधिक समय तक ना करें, ठीक है? फिर कपालभाति प्राणायाम है, जिसमें तेजी से नाक के माध्यम से जो हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है ना? तो वो कपालभाति प्राणायाम कहलाता है। कपालभाति प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क की आभा को बढ़ाने वाली क्रिया। श्वास को शक्तिपूर्वक बाहर छोड़ने में जोर दिया जाता है। मतलब कपालभाति जो है, श्वास को कितना तेजी से हम बाहर छोड़ सकते हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के प्राणायाम में श्वास लेने में जोर न देकर छोड़ने में ध्यान केंद्रित किया जाता है। कपालभाति प्राणायाम में पेट के चिपकने और फुलाने की क्रिया पर भी जोर दिया जाता है। पेट को कितना हम अंदर चिपका सकते हैं, फिर फुला सकते हैं। इस प्राणायाम को यथाशक्ति अधिक से अधिक करें, जितने बार हम कर सकते हैं करने की कोशिश करें। तो इसके लाभ क्या होते हैं? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं, कफ, दमा, श्वास रोगों में लाभदायक होता है। ये मोटापा, मधुमेह, कब्ज, अम्ल पित्त के रोग इससे दूर होते हैं। मस्तिष्क और मुखमंडल का ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है इससे, ठीक है ना? ये है आपका भ्रामरी प्राणायाम, ये भी शायद आप लोग करते होंगे, या भली भांति परिचित होंगे इस प्राणायाम से। इसमें क्या करना है? हमको आसन में बैठना है। आसन में बैठने के बाद फिर रीढ़ को सीधा करते हुए हाथों को घुटनों पर रखना है, ठीक है ना? उसके बाद फिर करना है कि तर्जनी को कान के अंदर डालना है, ठीक है ना? दोनों कान के नथुनों से श्वास को धीरे-धीरे ओम शब्द का उच्चारण करने के पश्चात मधुर आवाज में कंठ से भौर के समान गुंजन करना है, ठीक है ना? ओम, इस प्रकार से। फिर नाक से श्वास को धीरे-धीरे बाहर छोड़ दें। पूरा श्वास निकाल लेने के पश्चात भ्रमर की मधुर आवाज अपने आप बंद होगी। इस प्राणायाम को 3 से 5 बार आप लोग कर सकते हैं। तो इसके लाभ क्या होंगे? वाणी तथा स्वर में मधुरता आती है इससे, हृदय रोग के लिए लाभदायक है, मन की चंचलता दूर होती है इससे, ठीक है ना? पेट के विकारों का भी जो भी पेट से संबंधित समस्याएँ हैं, उसको भी दूर किया जा सकती है। उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण रखता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के प्राणायाम हैं और जितने आसन मैंने बताए हैं, वो सारे आसन आप डेली अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद, ये कुछ बेसिक आपके योग आसन थे, इसके बारे में हम लोगों ने